अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री बुक का जो तीसरा चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके जो एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको रिपीट किया गया है, ठीक है। चाहे वो लॉन्ग आंसर सेक्शन में पूछे गए हो या शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन में पूछे गए हो, तो आते हैं, रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से, ठीक है, हर साल। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है, why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement। पहला ही क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो ये हमें बता रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, आपको पता होगा दैट नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज द फीलिंग फॉर फीलिंग और वी कैन से लव, affection or devotion for a country, for a nation, that is nationalism, ठीक है। या एक और टर्म हम दे सकते हैं इसको पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी जिसे हम कहते हैं, अपने वतन से, अपने नेशन से मोहब्बत रखना, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई इंडिया में, ठीक है, इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज हियर मीन्स दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो ये नेशनलिज्म ग्रो करने लगा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन जो थी, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन मीन्स व्हेन एनी पावरफुल कंट्री सब्जुगेट्स एनी वीक कंट्री, ठीक है। तो पावरफुल कंट्री उस टाइम पे ब्रिटिश थी, और जो एक वीक कंट्री जिसको सब्जुगेट किया गया दैट वाज इंडिया, ठीक है। इंडिया को इन्होंने यहाँ पर सब्जुगेट किया। अब कॉलोनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी एक उस वीक कंट्री का जिस पे कब्जा किया जाता है, जिसको सब्जुगेट किया जाता है, जो भी वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, या वहाँ का कल्चर हो, कस्टम्स हो वहाँ पर, या वहाँ की सोसाइटी हो, सोशल स्ट्रक्चर जो है, पूरे उस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो हम इन दो को कैसे आपस में लिंक कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रीजंस विच वी आर गोइंग टू रीड आउट हियर। तो पहला जो रीजन है दैट कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। सबसे पहली बात, जो ये कॉलोनाइजेशन हुई, कॉलोनाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो इंडिया का था वो चेंज हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ, या जो यहाँ के कस्टम्स वगैरह थे उनको चेंज किया गया, उनमें रिफॉर्मेशन की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोगों का फ्रीडम था उस वो इफेक्ट हुआ, ठीक है, उस पर असर पड़ा। पहली चीज़ ये है, पहला रीज़न ये है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोई ये जो नेशनलिज्म ग्रो करने लगा इंडिया में, इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, कि जहाँ यहाँ के लोगों ने, जो इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने फिर ये मूवमेंट स्टार्ट की, एंटी ब्रिटिश हो गए वो, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये है, द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बिकेम ए कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियल्स। जो एक सेंस रहता है, सेंस किस चीज़ का, सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये एक कॉमन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, बहुत सारे रिलीजन्स है इंडिया में, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे मुस्लिम्स भी है, हिंदूज़ भी है, सिख्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिलीजन्स है इंडिया में। अब यहाँ पर क्या था, जो ब्रिटिशर्स जो था उनकी वजह से सिर्फ हिंदूज़ का या मुस्लिम्स का फ्रीडम एक्सप्लॉयट नहीं हो रहा था, उनका फ्रीडम ये अफेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि जितने भी रिलीजन्स थे यहाँ पर उनको ऑप्रेस किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, चाहे वो इकोनॉमिकली ये ऑप्रेस किया गया हो, या पॉलिटिकली या सोशली ऑप्रेस किया गया हो। जो भी बंदा था इंडिया में, हर एक को एक्सप्लॉइट किया गया, ऑप्रेस किया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच एक कॉमन बॉन्डिंग डेवलप हुई,
जिसकी वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जिसकी वजह से जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग, जो नेशनलिस्ट आइडियल्स, वो थॉट्स, वो नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए जो इंडियंस थे उनके अंदर, जो इंडिया में डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके अंदर वो नेशनलिस्ट जो आइडियाज़ थे, वो नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट्स थे, वो डेवलप हो गए। तो रीज़न क्या था? सिर्फ ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ठीक है। तो तीसरा रीज़न हम ये कह सकते हैं, पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कोलोनियलिज्म, ठीक है। जो लोग थे उन्होंने एक जो हर एक बंदा चाहता है कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, तो वो यूनिटी के साथ, एक बंदा मतलब अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसके साथ और 2-3 बंदे नहीं होंगे तब तक वो जिस चीज़ के पीछे वो जा रहे हैं वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तभी वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, वो एम पूरा हो सकता है। तो जो यहाँ के इंडिया जो लोग थे, इन्होंने इस कॉलोनाइजेशन की वजह से जो इसके खिलाफ जो एंटी ब्रिटिश इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, इससे इनमें यूनिटी डेवलप हो गई। दे डिस्कवर्ड यूनिटी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये रीजंस थे कि जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है उसको हम लिंक कर सकते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो ये आपको आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में विद इन द शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो इसी पार्ट में से आता है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। जो आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, इट वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड अप इन 1918। और ये एक फैक्ट भी है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे या उस टाइम पे ये जो मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनका ये सोचना था कि जो ये वॉर स्टार्ट हुआ है 1914 में, इट विल एंड अबाउट इन 4 months, ठीक है। वो कहते थे कि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है ये सिर्फ 4 महीने में ख़त्म होगा, ठीक है। लेकिन उनकी जो ये प्रिडिक्शन थी वो ये गलत साबित हुई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो जंग है, ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, ये 4 साल तक रहा, फ्रॉम 1914 टू 1918। अब इस वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो ग्रो हुई इंडिया में, वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे ये नेशनल मूवमेंट ग्रो करने लगी, इसको कैसे हेल्प मिली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, ठीक है। इसके भी बहुत सारे रीजंस है। जो पहला रीज़न है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश आर्मी फोर्सिबली रिक्रूटेड पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के रूरल एरियाज थे वहाँ के जो लोग थे उनको फोर्सफुली क्या किया, उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। मतलब उनकी वो जो इंडिया के जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे थे, उनकी ये कोई मर्जी नहीं थी कि हम ब्रिटिश आर्मी में जाए और इनके लिए जो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने जाए, ठीक है। तो इनका कोई ऐसा जहन नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्सफुली अपनी आर्मी में रिक्रूट किया ताकि ये हमारे साथ हमारी मदद करे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने के लिए, ठीक है। पहला रीज़न ये भी था। दूसरा ये रीज़न था, टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इम्पोज, ठीक है। दूसरा ये था कि जो भी जब वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाती है, जब जंग छिड़ जाती है, तो उसमें आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत आता है, खर्चा बहुत आता है। अब जो एक कंट्री की डिफेंस होती है उस पर, मतलब आपको एम्यूनेशन चाहिए, आर्म्स चाहिए, आपको जो फौजियों के लिए आपको फूड वगैरह चाहिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ब्रिटिशर्स को भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आया। तो उस एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे रेज्ड कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्सेस, ठीक है, वर इम्पोज्ड। जो कस्टम ड्यूटीज ऑलरेडी पे कर रहे थे इंडियंस, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर वो उस टाइम पे 20% पे कर रहे थे, तो इन्होंने इस 20% को बढ़ा के 30% या 40% जो भी था उस टाइम पे, तो वो कर दिया, रेज कर दिया कस्टम ड्यूटीज़ को। और इन्होंने इनकम टैक्स मतलब कि मेरी एनुअल
इनकम क्या है उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया हर एक बंदे पे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हेल्प मिली, जो नेशनल मूवमेंट इंडिया में ग्रो करने लगी वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि ये 2 साल रहे, 1 ईयर वॉज 1918-19, ठीक है। 1819 जो 1918 और 1919 का जो साल है ये एक साल बनता है, और 1920 से 1921 तक और ये एक और साल है। इसमें क्या हुआ, क्रॉप्स फेल्ड इन मनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे इंडिया के जहाँ पर क्रॉप फेलियर हुआ, जिसे हम कह सकते हैं ड्रॉट, काहत साली पड़ गई, विच रिजल्टेड इन एक्यूट फूड शॉर्टेज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई इंडिया में, ठीक है। ऑल दिस कॉज्ड एक्सटेंसिव एंगर एंड अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो लोग थे, इंडियंस जो थे, इनमें एक सीथिंग डिस्कंटेंट उभर रहा था। अब इनके अंदर वो एक गुस्सा पनप रहा था किनके अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में। एंड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया हेडेड टुवर्ड्स ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेफिनेटिव डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी तक मतलब ये जो नेशनल मूवमेंट थी उतनी ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन इन रीजंस की वजह से जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुए, तो इनकी वजह से एक डेफिनेट डायरेक्शन मिली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको, और ये स्ट्रॉन्ग भी हुई, ठीक है। तो ऐसे ये रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट ने हेल्प की इंडियन नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में, कहाँ पर, इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन है, वाई इंडियंस वेर आउटरीच्ड बाय द रोलाट एक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रोलाट एक्ट क्या था और क्यों लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, वो क्यों इस एक्ट के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, वो क्यों इस एक्ट से नाराज़ हो गए। पहले हम इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रोलाट एक्ट के। रोलाट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1919। ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, लॉ पास किया जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ब्रिटिश की, तो उन्होंने ये रोलाट एक्ट जो है मार्च 1919 में पास किया इंडिया में। और ये इसमें क्या था, एक क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये एक्ट क्या था, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अबाउट 2 years। अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर जो ब्रिटिश आर्मी थी या जो ब्रिटिश पुलिस थी यहाँ पर इंडिया में, अगर इसको किसी को अरेस्ट करना होता, ठीक है, तो विदाउट वारंट ये उसको अरेस्ट कर सकते थे और डिटेन कर सकते थे विदाउट ट्रायल फॉर अबाउट 2 years। मतलब ये उसको जेल में डाल सकते थे बिना कोर्ट में लिए, 2 सालों के लिए उसको जेल में रख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो लॉज है, वो लॉज क्या है, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले वारंट होना चाहिए, वारंट इशू करना है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर वारंट इशू हुआ उसके अगेंस्ट, उसको अरेस्ट करके लाते हैं, तो उसको आपको 24 घंटों तक आप उसको जेल में रख सकते हैं। आफ्टर 24 hours यू हैव टू टेक हिम फॉर ट्रायल इन द कोर्ट, ठीक है। उसको आपको ट्रायल के लिए ले जाना है, सुनवाई के लिए ले जाना है कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। अगर वो गिल्टी है तो कोर्ट उसको सज़ा देगा, ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको ऐसे ही डिटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन रोलाट एक्ट में क्या था, कोई किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, आप इस बंदे को अरेस्ट कर सकते हो, फिर इसको डिटेन कर सकते हो, आपको इसको कोर्ट में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर ये प्रूव हो जाता कि ये गिल्टी है कि नहीं। वो वैसा कुछ सिस्टम नहीं था, आप इसको उस कोर्ट लिए ही बिना आप 2 साल के लिए इसको जेल में डाल सकते थे, ठीक है। ये था रोलाट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1919। इसमें क्या हुआ, गांधी स्टार्टेड रोलाट सत्याग्रह। इसने रोलाट सत्याग्रह, इसने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, विच मेड गांधी ऑल इंडिया लीडर, जिसकी वजह से जो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी है वो लीडर बना पूरे इंडिया का, ठीक है। अब क्यों गुस्सा पनप रहा था, तो रीज़न ये, अभी मैंने वहाँ पर भी कहा कि वो भी एक मेन रीज़न है वाई इंडियंस वेर आउटरीच्ड। पहला रीज़न यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो आप आंसर भी लिख सकते हो कल अगर क्वेश्चन आता है, ये 2018 और 17 में पूछा गया है कंटिन्यूसली, ठीक है। द रोलाट एक्ट वॉज पास्ड हरीडली थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, ठीक है। ये
जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ब्रिटिश की, उन्होंने ये एक्ट पास किया, और जो वहाँ पर कुछ इंडियन मेंबर्स हैं उन्होंने अपोजिशन भी की इस एक्ट की, लेकिन फिर भी इन्होंने ये एक्ट पास किया। और ये मैंने आपको अभी बताया कि व्हाट इज रोलाट एक्ट। It gave the government autocratic powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without a trial for 2 years। इससे क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से, इस लॉ की वजह से गवर्नमेंट इसको एक ऑटोक्रेटिक पावर मिला, ऑटोक्रेटिक पावर मिला कि जहाँ पर उस पावर को चैलेंज नहीं किया जा सके। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज कर रही है, उस पावर को कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों ये पावर इनको, ये ऑटोक्रेटिक पावर गवर्नमेंट कैसे ये बनी, क्यों ये बनाई गई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस लॉ की वजह से, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसको रिप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और इनको एक यहाँ पर एक परमिशन मिली कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब यही जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, इनको आप जेल में डाल सकते हैं विदाउट ए ट्रायल, बिना कोर्ट में लिए, फॉर अबाउट 2 years। ठीक है, 2 सालों तक इनको लिया जा सकता है वहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस कर सकते हैं, इट वॉज क्लियरली इनजस्ट एंड ओप्रेसिव फॉर इंडियंस। ये क्या था, ये मतलब सरासर नाइंसाफी थी, और ये ऑपरेशन था किन के लिए, इंडियंस को दबाने के लिए एक ये रोलाट एक्ट बनाया गया। ठीक है, now we will move to the next question there, which is non-cooperation movement, related to non-cooperation movement। non-cooperation movement 1920 से 1922 तक रही, और ये इट वाज स्टार्टेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मींस कि गांधी ने इनको बताया कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी मामले में, किसी भी इशू में इनके साथ कोऑपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, चाहे अगर हमें ब्रिटिशर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उनकी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट करो, या ये जो लॉयर्स है कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को कोर्ट्स को बाइकआउट कर दे। ठीक है, या जो हम क्लोथ्स, जो टेक्सटाइल हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, उसको जितने भी प्रोडक्ट्स है ब्रिटिशर्स के, उनके सब का आपको बाइकआउट करना है। तो आप देख सकते हो, फिर उसके बाद गांधी ने कहा कि वी विल मेक आवर ओन टेक्सटाइल, वी विल मेक आवर ओन क्लोथ, विच इज़ फेमसली नोन एज द खादी। खादी इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, जो एक चरखा होता था वो गांधी के पास, फिर उन्होंने वो स्टार्ट किया खादी का कपड़ा बनाना। ठीक है, यही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी को जो उसने 1920 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, उसने क्यों बाद में डिसाइड किया कि ये हमें विदड्रॉ करनी है, ये हमें यहीं पर ये मूवमेंट स्टॉप करनी है, इसको हमें आगे नहीं ले जाना है। क्या रीज़न से, जो पहला रीज़न था, द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट एट फ्यू प्लेसेस। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो वो हमें नॉन वायलेंस के ज़रिए से, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस जो ये मूवमेंट चल रही थी तो कुछ जगहों पर वायलेंस स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन 1922 में क्या हुआ, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, और गोरखपुर है यूपी में। ठीक है, तो वहाँ पर ये चौरी चौरा में क्या हुआ, जो गोरखपुर में ये एक जगह है, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश। वहाँ पर मतलब वायलेंस उसने इख्तियार की। ठीक है, वायलेंस की शक्ल उसने इख्तियार की, इन विच मोर देन 20 पुलिसमैन वर किल्ड। उस क्लैश में, उस वायलेंस में क्या हुआ कि जो 20 पुलिस वाले थे उनको जिंदा जलाया गया उस पुलिस स्टेशन में। कहाँ पर, चौरी चौरा। ये एक रीज़न था विदड्रॉ करने का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। दूसरा रीज़न ये था, गांधी जी फेल्ट दैट द सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। इसने कहा कि जो ये सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए निकल रहे हैं, अभी ये पूरी तरह प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये अभी मास स्ट्रगल के लिए
ये ट्रेंड नहीं है, इनको पहले ट्रेन करना है, ये रेडी नहीं है इन मास स्ट्रगल्स के लिए। तो ये भी एक रीज़न था कि गांधी ने कहा कि हम ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करेंगे। तीसरा रीज़न क्या था कि जो कांग्रेस लीडर्स थे कुछ, वो अब थक चुके थे इन मास स्ट्रगल से, क्योंकि अभी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। जो पूरे इंडिया में ये स्ट्रगल्स, मास स्ट्रगल्स हो रहे थे, तो अब इन्होंने, ये जो कांग्रेस लीडर्स थे कुछ, इन्होंने सोचा कि दैट वी विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। जो प्रोविंशियल जो काउंसल्स हैं, उन वहाँ पर जो ये इलेक्शंस होते हैं उन काउंसल्स के लिए, तो हम उन्हीं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक और रीज़न था जिसकी वजह से गांधी को जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको विड्रॉ करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो ये आइडिया दिया सत्याग्रह का गांधी ने, मतलब इससे हम क्या समझते हैं। सत्याग्रह वॉज ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। ठीक है, ये एक नोवल मेथड है। नोवल मेथड मीन्स के दो तरीके हैं। अगर आप कोई चीज़ गवर्नमेंट से मतलब हासिल करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो कि आप वायलेंस का रास्ता इख्तियार कर ले, और दूसरा ये कि नॉन वायलेंस। ठीक है, नोवल मेथड मतलब आप प्रोटेस्ट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन पीसफुली वो प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। मतलब ये कौन सा, ये जो आइडिया है सत्याग्रह का, यह हमें किस चीज़ की ओर ले जाता है, दैट द पावर ऑफ ट्रुथ, मतलब जो सच्चाई की ताकत है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और इसके कि हमें किस जद्दोजहद में रहना है कि हमें सच्चाई की तलाश करनी है। इट सजेस्ट दैट, इसकी वजह से मतलब ये हमें क्या सजेस्ट करता है, दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आपका कॉज, जिस चीज़ के लिए आप मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सच्चा है, ठीक है, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो आप जद्दोजहद स्ट्रगल कर रहे हैं वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप कर रहे हो, ठीक है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। तो इस चीज़ के लिए आपको फिजिकल फोर्स, आपको पावर की, फिजिकल पावर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट टू फाइट द ऑप्रेसर, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो आपके साथ आप पर जुल्म कर रहा है, तो फिजिकल फोर्स की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव। ठीक है, एक सत्याग्रही कौन है, क्या क्या कर सकता है कि वो ये जंग विदाउट नॉन वायलेंस, ठीक, विदाउट वायलेंस वो जीत सकता है। वो विदाउट वायलेंस ये जंग जीत सकता है, जो उसकी डिमांड है, ठीक है, अगर वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ सकता है, तो विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, मतलब उसको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस वो ये जो उसका जो स्ट्रगल है वो मतलब अचीव कर सकता है। Now the next question is write a newspaper report on the जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ये वाला क्वेश्चन। और रूल एक्ट भी ये जो रूल एक्ट है वो भी रिपीट हुआ है बहुत बार। तो जलियांवाला बाग मैसेकर ये क्या था, ये इवेंट क्या हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनलिज्म में, ऑन 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, ए पब्लिक मीटिंग वॉज अनाउंस्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलाट एक्ट। जो 1919 में, मार्च 1919 में रोलाट एक्ट को पास किया गया इंडिया में, तो इसी के रिलेटेड 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाई जाती है जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर पंजाब में है, टू प्रोटेस्ट, कि हम प्रोटेस्ट पे बैठे अगेंस्ट दिस एक्ट, अगेंस्ट द रोलाट एक्ट। द पीपल वेर अलाउड टू असेंबल देयर। सबसे पहले क्या किया गया बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज़, पीपल वेर अलाउड टू असेंबल देयर, कि लोगों को वहाँ पर पहले जमा होने दिया गया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो इस बाग में जमा हुए। अचानक से क्या हुआ, जो जनरल डायर था, जो उस टाइम पे पंजाब का एसपी था, मार्चड देयर विद आर्मड ट्रूप्स, वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ आया, अपनी फ़ौज के साथ आया, जिनके जो हथियार बंद थे, जिनके हाथ में हथियार थे,
और इन्होंने जो भी जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे, जो जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे, उनको ब्लॉक किया सबसे पहले, और फिर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स बैठे थे। और बहुत सारे लोग इस जलियांवाला बाग में, इस दिन बैसाखी का दिन था, और वो अपना वो फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट करने आए थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पर इस रोल आउट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। तो इसने इन पर, ये जो इनोसेंट सिटीजन्स थे वहाँ पर, इनोसेंट पीपल थे, इन पर अंधाधुंध फायरिंग की, बुलेट्स बरसाई उन पर। तो इसमें मतलब 100 की तादाद में, नियर अबाउट 1000 इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड ऑन दिस डे। मतलब वो औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको इन्होंने मार दिया वहाँ पर, ठीक है। नियर अबाउट 1000 पीपल, जिसमें सब शामिल थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और औरतें भी थी। और जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया, उसका पर्पस क्या था? टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट एंड टेरराइज द सत्याग्रही। तो इसको कहते हैं कि आम जबान में कि हमें ये ज़रूरी करना था, इनको डराना था, इनको हमें सबक सिखाना था कि दोबारा ये चीज़ ये नहीं करें। तो उसमें उसका यही एम था। दिस मैसेकर ऑफ इनोसेंट पीपल इन थाउजेंड्स लेड टू लार्ज स्केल स्ट्राइक्स। इसकी वजह से, इस मैसेकर की वजह से क्या हुआ, पूरे इंडिया में स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गई, क्लैश विद पुलिस, पुलिस के साथ लोगों के क्लैशेस हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक किया गया बाय द एनरेज्ड इंडियन पीपल, जो उन लोगों ने जो जिनके अंदर इस मैसेकर की वजह से, इस जलियांवाला बाग की मैसेकर की वजह से गुस्सा, ये एक एंगर बिल्ड हो चुका था। तो उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला किया, पुलिस पे हमला किया, या बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुए पूरे इंडिया में इस मैसेकर के, इस इवेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया इन 1928। 1928 में अपॉइंट किया गया ये कमीशन। ये कमीशन में 7 मेंबर्स थे, और इसको हेड कर रहा था, इसको जो इस कमीशन का चेयरमैन था, दैट वाज सर जॉन साइमन। उस बंदे का नाम था जो इस कमीशन का चेयरमैन था, सर जॉन साइमन। तो इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा फिर साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्यों इंडिया भेजा गया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि मतलब वो कैसे फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? एंड सजेस्ट सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। और इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लानी थी, वही इनको क्या क्या आप चेंज करोगे वो इनको सजेस्ट करना था, ठीक है। बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज द कमीशन बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर। लेकिन जो कमीशन था यहाँ पर, जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, इन्होंने इस कमीशन को अपोज किया। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इन्होंने इस कमीशन को अपोज किया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जॉइंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट। जो उस टाइम पे 2 बड़ी पार्टियां थी इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ, इस कमीशन के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट किया। When the Simon Commission arrived in India, जब ब्रिटिश से अराइव हुआ इंडिया में ये साइमन कमीशन, ये 7 मेंबर्स हेडेड बाय सर जॉन साइमन, तो इनको ग्रीट किया गया विद द स्लोगन गो बैक साइमन, मतलब साइमन वापस जाओ। ये स्लोगन यहाँ पर दिए गए, ठीक है, जब ये अराइव हुआ इंडिया में साइमन कमीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी यहाँ पर मैंने ये लाया है। कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। इसमें आप एक भारत माता की जो पिक्चर दी गई है, उसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ? जो पहले चैप्टर में है जर्मेनिया की इमेज, उसके साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। द इमेज ऑफ जर्मेनिया सिम्बलाइज द जर्मन नेशन। अगर आपको याद होगा वहाँ पर जो जर्मेनिया की वहाँ पर इमेज है, वो क्या सिम्बलाइज करती है? जर्मन नेशन, जर्मन कंट्री को वो सिम्बलाइज करती है। वायरस द इमेज ऑफ भारत माता रिप्रेजेंट्स द इंडियन नेशन। जो भारत माता, ये जो एक मूर्ति की तस्वीर आपकी बुक पे है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडियन नेशन को, इंडिया कंट्री को, ठीक है। दूसरा कंपेरिजन क्या हम बता सकते हैं? द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जर्मेनिया इन द सेंस दैट फॉर्मर रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस बेस ऑफ इट्स मेकिंग, ठीक है।
जो भारत माता है ये बहुत मतलब डिफरेंट है किससे, जर्मीनिया से, क्योंकि जो भारत माता है यहाँ पर आप देखते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस बेस ऑफ इट्स मेकिंग, कि मतलब ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट की तरफ से मतलब वहाँ की ओर हमें ले जाता है कि भारत माता एक, जैसे कि हिंदूज में है कि ये समझते हैं ये हमारी गॉडेस है, ठीक है, लेकिन जर्मेनिया का वैसा कुछ नहीं था। The third point is the image of Bharat Mata painted by Abhinendranath Tagore is bestowed with learning, food, clothing, and some aesthetic quality also. In other painting, we find Mata holding Trishul and standing beside a lion and an एलिफेंट। जो ये अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने ये भारत माता की पिक्चर बनाई है, आप वहाँ पर देखोगे उस पिक्चर में फूड देखोगे, क्लोथिंग देखोगे, या उसकी जो एस्थेटिक जो मतलब क्वालिटी है वो चीज़ देखोगे, लेकिन यही जो माता जो मतलब जो हिंदूज़ की एक गॉडेस है जिसको ये कहते हैं माता, ठीक है, उसके हाथ में क्या आप देखोगे, उसके हाथ में त्रिशूल है, स्टैंडिंग बिसाइड है लाइन, ठीक है, एक साइड से लाइन होता है एंड और एक हाथी, ठीक है, सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जिस मतलब जो क्या सिंबलाइज करता है, पावर एंड अथॉरिटी। जर्मेनिया एज ए फीमेल फिगर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ए बैकग्राउंड ऑफ द ट्राई कलर फैब्रिक ऑफ द नेशनल फ्लैग। लेकिन आप क्या देखोगे कि जो जर्मेनिया की पिक्चर है उसके पीछे एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया है जो नेशनल फ्लैग है जर्मनी का। शी इज़ वेयरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, और आप देखोगे उसने ओक ट्री जो है उसकी लीव्स का एक क्राउन बना है वो उसने पहना है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, जो एक जर्मन ओक है, जर्मन ओक ट्री जो है वो सिंबलाइज क्या करता है, हीरोइज्म, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी समझाने के लिए मैंने ये आपको समझाया यहाँ पर। ये भी एक क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत तरीक़ों से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर याद रखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। जो 1921 में 1922 से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रही, ठीक है, तो मेन पीक जो उसने लिया 1921 में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब इसमें ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। देन चूज एनी 3 एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स टू शो व्हाई दे जॉइंड द मूवमेंट। हमें बहुत सारे ग्रुप्स थे ऐसे सोशल, हमें 3 ग्रुप्स लेने हैं, तो उन्होंने क्यों, उनकी उम्मीद क्या थी, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया इस मूवमेंट को। तो पहला जो ग्रुप था पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वर्कर्स जॉइंड द मूवमेंट विद होप्स ऑफ सेल्फ इमेंसिपेशन, ठीक है। तो जो पीजेंट्स थे या ट्राइबल्स थे या वर्कर्स थे, मतलब पीजेंट्स थे उनको बराबर वेज नहीं मिलते थे, या ट्राइबल्स थे उनको जो वो फॉरेस्ट में उनको नहीं जाने देते थे, या बाकी जो वर्कर्स थे, इन्होंने इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि ये मतलब खुद मुख्तार हो जाए। खुद मुख्तार मतलब इनको किसी के अंडर नहीं दबकर नहीं रहना पड़े, ठीक है। पीजेंट्स होप दैट दे वुड बी सेव्ड फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। पीजेंट्स की होप क्या थी कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करने से कि हमें हमारे जो लैंडलॉर्ड्स है, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, जो बड़े बड़े ज़मींदार है, जो इन पीजेंट्स को मतलब बहुत तरीक़ों से तंग करते थे, इनसे हमें छुटकारा मिले। हाई टैक्सेस टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो इनको हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे इस कॉलोनियल गवर्नमेंट की ओर, इससे हमें छुटकारा मिले, ठीक है, इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन की। प्लांटेशन वर्कर्स ऑन द अदर हैंड डिजायर्ड फ्रीडम टू मूव अबाउट एंड गेट लैंड इन देयर ओन विलेज। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो मतलब मोस्टली फॉरेस्ट में काम करते थे वगैरह, ये सभी लोग, तो इन्होंने क्यों इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। डिज़ायर्ड फ्रीडम टू मूव अबाउट मतलब हमें घूमने का, चाहे फॉरेस्ट में, क्योंकि इनको बैन कर दिया गया फॉरेस्ट में जाने के लिए, ठीक है, ये फ्रीली वो फ्रीडम के साथ मूव कर सके एंड गेट लैंड इन दियर ओन विलेज, और जहाँ पर ये रह रहे ये वहाँ पर ज़मीन हासिल कर सके, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। द मिडिल क्लास ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो मिडिल क्लास थी इन्होंने क्यों ज्वाइन किया इस मूवमेंट को, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स थे इनका बाइकआउट हो रहा था,
इस बाइकआउट की वजह से क्या होता है, इट वुड मेक द सेल ऑफ दियर टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स गो अप। जो मतलब जो ये जो मिडिल क्लास थी, जो इंडिया के जो ये टेक्सटाइल वगैरह यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस कपड़ा बनाते थे या हैंडलूम्स वगैरह जो है ये बनाते थे, तो इससे इनकी सेल इंक्रीज हो जाती, क्योंकि फॉरेन गुड्स को क्या किया गया, उनको बाइकआउट किया गया। ठीक है, तो ये रीजंस थे, इसीलिए मतलब, और या ये कह सकते हैं कि हम इनकी ये उम्मीदें थी, ये होप्स थी, इसीलिए इन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, जो सॉल्ट मार्च हुआ, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव सिंबल रहा रेजिस्टेंस का, कि हम आपको रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाया है हमें, आपके लॉज जो है वो हमें मंजूर नहीं है, मतलब इंडियंस को ब्रिटिशर्स के लॉज जो कानून है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो कैसे है, रीजंस क्या है, गांधी जी मेट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमनर्स ड्यूरिंग द मार्च। जब इसने ये मार्च स्टार्ट किया, जो इसका जो आश्रम है गुजरात में, तो वहाँ से इसने ये जो अपना जो मार्च स्टार्ट किया, और जब ये मार्च कर रहे थे गांधी, तो बहुत सारे ऐसे कॉमनर्स, आम लोगों से इसकी मुलाकात की हो गई। ठीक है, वो इसके साथ शामिल हो गए, एंड ही टॉट देम द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज एंड नॉन वायलेंस। तो इसने इनको ये बताया कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज मीन्स फ्रीडम। ठीक है, सब फ्रीडम क्या है और नॉन वायलेंस क्या है, ये मतलब इन्होंने इन कॉमनर्स को समझाया गांधी ने। दूसरा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन लीडर्स डिसाइड टू वायलेट लॉ। ये पहला एक ऐसा इवेंट था, इंसिडेंट था, कि जो इंडियन लीडर्स थे इन्होंने कहा कि हम वायलेट करेंगे लॉ को, जो ये जो इन्होंने कानून बनाया है इसको हम वायलेट करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिश बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। अब लोगों से ये पूछा गया कि अब आपको सिर्फ नॉन कोऑपरेशन नहीं रखनी है, सिर्फ कोऑपरेशन को रिफ्यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो भी उन्होंने कॉलोनियल लॉज बनाए हैं, मतलब ड्रैकोनियल लॉज बनाए हैं, अंधे कानून बनाए हैं, इनको हमें ब्रेक करना है, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। जो मतलब इंडियंस ये सॉल्ट नहीं बना सकते थे। ठीक है, इनको इवन की सॉल्ट पे भी टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने ये जो सॉल्ट ला है इसको ब्रेक किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे तोड़ दिया, इन्होंने खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और डिमॉन्स्ट्रेशन की, प्रोटेस्ट किए, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी जहाँ पर ये नमक बनता था, वहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन की उन फैक्ट्रीज के सामने। With this, Gandhiji set forth an example to the whole nation of how the oppressor could be confronted in a non-violent manner. तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल रखी पूरे इंडिया के सामने गांधी ने, कि कैसे आप ओप्रेसर को कन्फ्रंट कर सकते हो, रेजिस्टेंस दिखा सकते हो विदाउट वायलेंस। ठीक है, इन ए नॉन वायलेंट मैनर में आप कैसे उसको रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, कैसे ओप्रेसर को कन्फ्रंट कर सकते हो। पीपल आल्सो स्टार्टेड बाइकॉटिंग फॉरेन क्लोथ। लोग जो है उन्होंने जो फॉरेन क्लोथ आ रहा था उसको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। जो पीजेंट्स थे, जो उनसे लगान लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, वो रिफ्यूज़ किया उन्होंने, वो नहीं दे रहे थे, मतलब अब पूरे ये लॉस ब्रेक कर रहे थे। एंड चौकीदारी टैक्सेस, इवन की चौकीदारी टैक्सेस इनसे लिए जाते थे, वो भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया देने से, मतलब पे करने से रिफ्यूज़ किया। In many places, people started going into the reserved forests by violating forest laws to collect wood and graze cattle. बहुत सारे ऐसे जो फॉरेस्ट एरियाज है जहाँ पर लॉज बनाए थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए थे कि लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, या अपने जो इनके कैटल्स है वहाँ पर उनको ग्रेज नहीं करा सकते, वहाँ पर फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने इस लॉ को भी वायलेट करके वो फॉरेस्ट में चले गए टू कलेक्ट वुड, और अपने जो उनके कैटल से उनको चरवाने के लिए वहाँ पर
लिया उनको फॉरेस्ट में, ठीक है। Worried by the development, the colonial government started arresting the Congress leaders. अब जो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इनको टेंशन हुई कि नहीं ये डेवलपमेंट हो रही है, ये जो चीज़ कर रहे हैं कि ये सभी लॉज जो ब्रेक कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको एक एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट किया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मैनी प्लेस, जिसकी वजह से वायलेंस फिर से स्टार्ट हुई इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। आफ्टर गांधी जी गॉट अरेस्टेड, जब गांधी को अरेस्ट किया गया, सम इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स जो थी उन पे अटैक किया, एंड मेनी अदर स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो मतलब ये सिंबलाइज करते थे कि ये ब्रिटिशर्स का है, ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती है, उन पर इन्होंने अटैक्स करना स्टार्ट किया। इन एन आउटकम ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से, इस मूवमेंट का आउटकम क्या था, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड इरविन ऑन 5 मार्च। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ किसके बीच, गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन था उसके बीच एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, कब, 5 मार्च 1931 को। बाय दिस पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इस पैक्ट में क्या किया गया, गांधी जो था वो मतलब उसने एग्री किया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है लंदन में, तो वहाँ पर हम उस टेबल पे, राउंड टेबल पे बैठकर ये मतलब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, जो बाद में जो मेन 11 पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो एग्री हो गया इस पैक्ट में। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो ये पैक्ट हुआ तो उन्होंने, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एग्री किया कि हम जो जितने भी जो लीडर्स हैं उनको जो अरेस्ट किया है हमने, उनको हम वी विल सेट देम फ्री, ठीक है। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट, और ये हम कह सकते हैं इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल, ठीक है। कौन, साल्ट मार्च। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इमेजिन यू आर ए वुमन पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, से फॉर एग्जांपल इमेजिन करना है हमें अपनी जगह की एक वुमन, एज ए वुमन, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मेंट टू योर लाइफ। हमें बताना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर मैंने लिखा है, a large number of women participated in the large civil disobedience movement which was called by गांधी जी। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो ये मूवमेंट भी स्टार्ट की थी गांधी ने, तो बहुत सारी ऐसी जो औरतें थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, विच वॉज कॉल्ड बाई दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च। जो भी प्रोटेस्ट मार्च हुए उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, पूरे जो इंडियन नेशनलिज्म जो हम पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, जो साल्ट मार्च स्टार्ट हुआ उसमें साल्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इन्होंने इन औरतों ने वो चीज़ भी की। एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप्स, पिक्ड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप्स, जो भी फॉरेन क्लोथ शॉप्स थी जहाँ पर मतलब फॉरेन क्लोथ मतलब बेचते थे, या लिक्वर शॉप शराब की दुकानें थी, उनको जलाया इन्होंने, उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। मनी ऑफ मैनी ऑफ देम वर पुट टू जेल बाय द पुलिस, बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिनको पुलिस ने जेल में भी डाला। वुमेन एट दैट टाइम सॉ नेशनल सर्विस एज ए सेक्रेट ड्यूटी, उस टाइम पे जो औरतें थी वो कहती थी जो हमें अपने अपने नेशन को सर्विस दे रहे हैं, अपने नेशन के लिए कर रहे हैं, ये एक पाक हमारे लिए काम है, हमारा फर्ज है ये, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस which can be asked in your examinations, in your board examination. Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorates? ठीक है, जो political leaders है उसमें उनमें क्यों ये difference आई, जो क्वेश्चन उठा सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि मुस्लिम लीग ने कहा कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों डिफरेंट व्यूज थे, रीज़न क्या था? पहला रीज़न, मैनी दलित लीडर्स वेर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी।
They believed that only political empowerment would resolve their social backwardness, whereas Gandhiji believed that separate electorates would further slow down the process of their integration into society. जो दलित्स थे इंडिया में आज भी है अनटचेबल्स, मतलब जिनको बैकवर्ड समझा जाता था, जिनको गंदा समझा जाता था, तो इन्होंने क्या कहा कि इस बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि हम भी पावर में आए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट आए, हम भी पावर में आए, तो जिसकी वजह से ये जो बैकवर्डनेस है ये ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये मसला जो है सोशल बैकवर्डनेस का वो रिजॉल्व होगा, ये सोचना था जो दलित लीडर्स थे, उनमें जिनमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी है। ठीक है, लेकिन गांधी का ये मानना था कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाएगा यहाँ पर, इससे क्या होगा, जो ये सोशल इंटीग्रिटी है, वो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब वो यूनिटी आपस में लोगों में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या है, जो ये हम स्ट्रगल आगे बढ़ा रहे हैं ये वहीं का वहीं रह जाएगा। ये गांधी का मानना था। दूसरा रीज़न क्या है, द मुस्लिम लीडर्स ऑन द अदर हैंड आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। दूसरी तरफ से ये कि जो मुस्लिम लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, उनका भी मानना यही था कि मुस्लिम्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल राइट्स है, उनको सेफगार्ड करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है। इन देयर ओपिनियन, मतलब उनकी राय क्या थी, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर हिंदूज, जो इंडिया में जो मेजॉरिटी है लोगों की वो हिंदूज हैं, एंड सो इन केस ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स, और अगर जॉइंट इलेक्टोरेट रहता है तो वहाँ पर भी बाद में किन की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी, हिंदूज की। द मुस्लिम्स वुड हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग द सीट्स, मतलब मुस्लिम्स के पास बहुत ही कम चांस रहेगा कि वो अगर वो कुछ सीट्स इलेक्शन में जीतते भी है, और लेकिन वो परसेंटेज में बहुत कम होगी। ठीक है, अगर 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में से 8 हिंदूज की रहेगी, 2 मुस्लिम्स की रहेगी, मतलब ये मानना था मुस्लिम लीडर्स का उस टाइम पे। एज सच दे वुड ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ द हिंदूज। तो इससे क्या है कि हमें इंडिया में जो हम रह रहे हैं तो हमें किन के रहमो करम पे रहना है, हिंदूज जो है उनके रहमो करम पे रहना है। दैट इज वाई वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था, द कांग्रेस लीडर्स अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोवोकिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरी तरफ से ये था जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया, जो ये सोचते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये उनकी ही पॉलिसी है, वो प्रवोक कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स को। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे वो दलित्स को प्रवोक कर रहे हैं कि आप इनसे अलग इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, मुस्लिम्स को प्रवोक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कांग्रेस लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज हो गए। दे न्यू वेल दैट it was the British government's conspiracy to encourage different people to ask for separate electorates। तो ये उनका मानना था कि ये किन की कॉन्स्पिरेसी है, ये किन का किया कराया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि डिफरेंट ग्रुप जो है लोगों के उनको एनकरेज करो, किस चीज़ के लिए, फॉर आस्किंग सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, बिकॉज सच ए पॉलिसी वुड वीकन द नेशनल मूवमेंट। इस पॉलिसी की वजह से क्या होगा, जो नेशनल मूवमेंट है ये वीक पड़ जाएगी, क्योंकि इनके बीच यूनिटी नहीं रहेगी, तो इनकी जो ये मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट वो कमज़ोर पड़ जाएगी, एंड प्रोलॉन्ग ब्रिटिशर्स स्टे इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रिटिशर्स और ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में रह पाएंगे। ठीक है, द कांग्रेस लीडर्स वेर वन एंड ऑल इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स। जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे वो किस चीज़ के फेवर में थे, वो किस पॉलिसी के फेवर में थे, दैट वन एंड ऑल इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। वो किस पॉलिसी में बिलीव कर रहे थे, जॉइंट इलेक्टोरेट में, ताकि जो हमारी यूनिटी है ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो यूनिट है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ये ख़त्म होता है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, कम एंड लर्न। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।